हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। छात्रों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही खास चीज़ जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया कीजिए। साथ ही साथ अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको निरंतर मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक सब हम लोग शुरू किए थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 यानी 4 वीडियोज आप देख चुके हैं। ये 5वां क्लास है आज का। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। और वो परिभाषा नहीं सिंपल जो हम लोग आमतौर पर छोटे क्लास के बच्चे बोल देते हैं अर्थशास्त्र ये है, वो नहीं। इसको हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ेंगे कि हाँ किस विद्वान ने कहा, प्राचीन विद्वानों ने क्या कहा, आधुनिक विद्वानों ने कहा है ना। इस तरह परिभाषा को हम लोग कई कैटेगरी में बांट के अध्ययन करेंगे। इस परिभाषा का जो है कि समर्थन किस विद्वान ने किया, एडम स्मिथ के परिभाषा का समर्थन किस विद्वान ने किया, इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा बारीकी से अध्ययन करेंगे। इन सभी चीज़ों का अध्ययन का उद्देश्य यह है कि जो बच्चे अर्थशास्त्र की बेसिक क्लास ले रहे हैं, जैसे बीए पार्ट 1, 2, 3 में है, उनके लिए भी ज़रूरी है। और कंपटीशन लेवल की जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थशास्त्र से जिन्हें रुचि है, उन सबों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आइए हम लोग जानते हैं आज का मेन टॉपिक। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको जैसा कि दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जनक जो है कि शुरुआत में इकोनॉमिक्स अरस्तु महोदय पॉलिटिक्स नामक पुस्तक से इसकी शुरुआत हुई। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा, लेकिन एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो जनक कहते हैं तो उनकी परिभाषा कुछ खास मायने रखती होगी एडम स्मिथ का, कि हाँ उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। तो देखिए, एडम स्मिथ के अलावा और भी जो अर्थशास्त्री है जिसका खास करके परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए उनका नाम जाना जाता है, उसका अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, तो उन सभी अर्थशास्त्रियों को हम लोग 3 वर्गों में यहाँ बांट देते हैं। सबसे पहला वर्ग जो है, अर्थशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं दी गई है जो खास है, प्रसिद्ध है, जिसका अध्ययन विश्वविद्यालयों में कराया जाता है या स्कूली शिक्षा में कराई जाती है ऊपर के क्लासों में, वैसे सारे अर्थशास्त्रियों को हमने यहाँ कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला जो है प्राचीन अर्थशास्त्र की परिभाषा है। इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स आते हैं। इसके जो अर्थशास्त्री जो होते हैं इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं। और मार्शल महोदय ने जो परिभाषा दी थी, उन्हें हम उनका जो है परिभाषा इंग्लिश में यहाँ लिख दिया, डेफिनेशन ऑफ मार्शल। और मार्शल की परिभाषा की कुछ लोगों ने आलोचना करके एक नई परिभाषा दी थी। रॉबिन्स का नाम इसमें प्रमुख है। तो रॉबिन्स की परिभाषा, यानी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की परिभाषा देने के लिए 3 लोगों ने खास मुहिम किया है। इन तीनों का हम लोग परिभाषा का क्या स्तर है, किस तरह उन्होंने दिया था, इसको जानेंगे। सबसे पहले इसमें मूल बात यह है कि एडम स्मिथ जब अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के जनक है, तो इन्होंने जो परिभाषा दे दी उन्हें सब लोगों को मान लेना चाहिए। लेकिन नहीं, एडम स्मिथ की परिभाषा में कुछ ऐसी अवगुण था, कुछ ऐसी कमियां थी जिसको मार्शल ने फाइंड आउट किया। मार्शल महोदय ने, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि एडम स्मिथ की परिभाषा में ये कमी है, अर्थशास्त्र ये नहीं बल्कि ये है। तो उन्होंने एक नए अंदाज से, मार्शल महोदय ने एडम स्मिथ की कमियों को दूर करके एक नया परिभाषा दिया। हालांकि कुछ भी टिकाऊ नहीं होता है, इस वजह से मार्शल की परिभाषा में भी रॉबिन्स महोदय जब आए तो उन्होंने कुछ कमियां ढूंढी। मार्शल की परिभाषा में भी कुछ आलोचना करके उन्होंने एक नया मतलब थेसिस दिया, जिसे हम रॉबिन्स की परिभाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों परिभाषा में कौन जानदार शानदार है, किसका कितना माने मतलब। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही 3 लोगों की खास है, इसके अलावा बोल्डिंग है, हिक्स है, सैमुअल्सन है, और भी कुछ लोगों ने जो है कि इसकी अलग अलग तरह से परिभाषा दी है। लेकिन ये खास लोग हैं, इनके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। फिर उसके बाद में अर्थशास्त्र की परिभाषा के अन्य विद्वानों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ जो है, इनका जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1790 ईस्वी को ब्रिटेन में हुआ था। इन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि बहुत ही खासा प्रसिद्ध है। वेल्थ ऑफ नेशंस
नेशंस, यानी यह एक किताब है बहुत ही, दी वेल्थ ऑफ नेशन, द भी लगा रहता है कहीं कहीं, ऐसे पूरा इसका नाम लंबा है लेकिन शॉर्टकट में हम लोग द वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। ये पुस्तक 1776 ईस्वी में, 79 लिखा गया, 1776 ईस्वी में ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ। और इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बहुत सारे थेसिस, बहुत सारे नियम दिए। उन्होंने अर्थशास्त्र की जो युगांतकारी परिभाषा जो हम लोग रटते हैं, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं, संपत्ति का विज्ञान कहते हैं, उन्होंने इसी पुस्तक में वो विचार दिए थे। ठीक है, इसी पुस्तक में उन्होंने दिया था। तो एडम स्मिथ ने कहा क्या था, तो उन्होंने असल में कहा था ये इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, उन्होंने असल वर्ड जो कहा था इस परिभाषा में ये वो है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या संपत्ति का विज्ञान है। इसे हम धन का विज्ञान भी कह सकते हैं या संपत्ति का भी विज्ञान कह सकते हैं। धन का विज्ञान, यहाँ हम लिख देते हैं धन का विज्ञान। चलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, धन का विज्ञान, यानी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। ठीक है, उन्होंने इस बात को कोड करते हुए कहा, और ये परिभाषा कुछ खासा ही लोकप्रिय है, जनक, अर्थशास्त्र के जनक के द्वारा दिया गया है। इसको सभी बच्चे मैंने बोलते हैं, एकदम सामान्य सी परिभाषा है, याद भी हो जाता है और एकदम मीनिंगफुल है लगभग। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा क्योंकि एडम स्मिथ ने यह भी बताया कि अर्थशास्त्र के जो पिलर है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, मतलब लोकवित्त, ये जो 5 चीज़ें हैं, कौन कौन से, सबसे पहला प्रोडक्शन है जिसको हम लोग उत्पादन कहते हैं। ठीक है, समझिए गौर से, उत्पादन। कंजप्शन है, कंजम्पशन, इसको हम लोग उपभोग कहते हैं। उसके बाद में एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, गौर से देखिए, विनिमय। उसके बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है हिंदी में वितरण। और उसके बाद में होता है पब्लिक फाइनेंस, इसको कहते हैं लोकवित्त। ये तीनों चीज़, ये 5 चीज़ कौन चीज़ से संबंधित है, तो अर्थशास्त्र से संबंधित। और ये तीनों चीज़ का जो बेसिक, जो शुरुआत है, जो नींव है, वो धन से रिलेटेड है। इसीलिए एडम स्मिथ ने कह दिया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। और इस पर जो है कि इन्होंने, एडम स्मिथ के इस परिभाषा का समर्थन और भी अर्थशास्त्रियों ने किया। ऐसा नहीं है कि केवल एडम स्मिथ के ये वचन है, नहीं, एडम स्मिथ के अलावा जैसे रिकार्डो का नाम आप लोग सुनते होइएगा, लगान का सिद्धांत इनका बहुत ज़बरदस्त है। JB से का नाम सुने होइएगा, बाजार का नियम इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। JS मिल, वॉकर और सीनियर, है ना, ये जो 5 अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एडम स्मिथ के दिए गए इस परिभाषा का समर्थन किया। मतलब ये 6 जो अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, JB से, JS मिल, वॉकर और सीनियर, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहे जाते हैं, यानी प्राचीन अर्थशास्त्री या परंपरावादी अर्थशास्त्री भी इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने परिभाषा दी थी। चलिए अब हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा के स्टेप नंबर 2 में पहुंचते हैं। स्टेप नंबर 2 मार्शल की परिभाषा से शुरू होता है। मार्शल कौन थे, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा कि देखिए, धन का विज्ञान अर्थशास्त्र हो सकता है, ठीक है, एकदम हम नहीं काटेंगे, लेकिन इसमें त्रुटियां हैं। बिल्कुल केवल और केवल धन का विज्ञान कह देना, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कह देना है, यह बिल्कुल माने उचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए। उन्होंने अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ के दिए हुए परिभाषा की बहुत ही कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कुबेर की पूंजा, अर्थशास्त्र क्या है, कुबेर की पूंजा, मक्खन की रोटी। उन्होंने और भी बहुत सारे, शैतान का धर्मशास्त्र, रोटी मक्खन का विज्ञान, कुबेर की पूंजा जैसे शब्दों का उपयोग करके ये बताया कि भाई अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिससे मानव कल्याण भी हो सकता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा चीज़ है जो तरक्की, विकास, इन सभी चीज़ों और कल्याण से भी रिलेटेड है।
ठीक है, और उसको केवल धन से जोड़ देना, धन से संबंधित कर देना, यह उचित नहीं है। तो उन्होंने धन का विज्ञान एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए परिभाषा का आलोचना किया और कहा कि ये धन का विज्ञान हो माने यह अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं वरन मानव कल्याण का विज्ञान है। मार्शल महोदय ने यह परिभाषा दी थी और एडम स्मिथ की परिभाषा का आलोचना किया था। इस आलोचना में केवल मार्शल नहीं थे, कुछ और नाम है जैसे पी बुकैनन, बेब्रिज, है ना, जे एन कीन्स। देखिए जे एन कीन्स और जे एम कीन्स दो नाम है। जे एम कीन्स का पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, और जे एन कीन्स इनका पूरा नाम है जॉन नेविल कीन्स। ये दो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं। शुरू में आपको लगेगा जे एन कीन्स और जे एम कीन्स एक ही है, लेकिन ये दो अलग अलग है, दोनों अर्थशास्त्री है। एली, ये जो 5 विद्वान हैं इन्होंने मार्शल की परिभाषा का जो है समर्थन किया। इन पांचों ने जो है एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना की थी। मतलब इससे एकदम स्पष्ट स्तंभ बन जाता है कि ये परंपरावादी अर्थशास्त्री है जिसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं और ये मार्शल युग के परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्री है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि मार्शल महोदय ने किन किन पॉइंट्स पर, किन किन बातों पर एडम स्मिथ की आलोचना की थी। एडम स्मिथ की आलोचना नहीं, एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना की थी। तो आइए सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक दो पॉइंट हम बताते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया मार्शल महोदय ने कि एडम स्मिथ जो है संपत्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। संपत्ति पर जो है ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जो कि गलत है। संपत्ति पर अधिक जोर नहीं देना है, क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध केवल संपत्ति से, धन से, रुपया पैसा, संसाधन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव कल्याण का भी चीज़ है। मानव कल्याण का से भी इसका संबंध। जैसे किसी को रोजगार मिलता है तो क्या रोजगार के साथ उसे केवल धन मिलता है? नहीं, रोजगार के साथ उसे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसे एक आत्मसम्मान, पूरे घर परिवार का कल्याण भी मिलता है। तो केवल धन का अर्थशास्त्र कह देना मतलब इसके एक ही पक्ष को देखने के बराबर है। इसलिए उन्होंने संपत्ति पर जो विशेष ध्यान दिया उसको लेकर के मार्शल महोदय ने आलोचना किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि मार्शल महोदय ने ये कहा कि ये एडम स्मिथ की एक और बात हम आपको बता देते हैं। धन को लेकर के अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दी ना, तो समाज में एकदम स्पष्ट रूप से दो तरह के लोग आ गए। एक जो था आर्थिक मानव, और एक जो बन गया गैर आर्थिक मानव, ठीक है। यानी दो भाग बना दिया गया, एकदम धन के आधार पर मानव का भी बंटवारा कर दिया, समाज का भी बंटवारा कर दिया, आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव। जबकि मार्शल, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एडम स्मिथ ने कहा कि धन का जो कि संबंध है, इसलिए आर्थिक मानव का ही लेना देना केवल इकोनॉमिक्स से है, गैर आर्थिक मानव का संबंध अर्थशास्त्र से बिल्कुल नहीं है, एडम स्मिथ ने कहा। लेकिन मार्शल महोदय क्या कहे कि आर्थिक मानव से तो धन का संबंध है ही, चूंकि ये मानव कल्याण का भी अर्थशास्त्र है, मानव कल्याण का भी ग्रंथ है, विज्ञान है, इसलिए गैर आर्थिक मानव से भी इसका संबंध है। जैसे एडम स्मिथ ने क्या कहा, जो साधु, संत, फकीर, महात्मा, ये जो लोग होते हैं ये आर्थिक मानव नहीं है, गैर आर्थिक मानव है, इनका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। लेकिन मार्शल महोदय का क्या कहना है, क्या साधु, संत, महात्मा, ये लोग का डायरेक्ट संबंध धन से नहीं है? क्या वो खाना नहीं खाते हैं? क्या वो कपड़ा नहीं पहनते हैं? क्या वो आर्थिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं? क्या घर में नहीं रहते हैं? बहुत सारी आवश्यकता उनकी भी होती है, उनका भी मांग पूर्ति इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। वो भी इसी अर्थव्यवस्था के, इसी पृथ्वी के जीव हैं। इसलिए निश्चित तौर से इस गैर आर्थिक तथा कथित गैर आर्थिक जो अर्थशास्त्र से संबंधित न है, एडम स्मिथ के शब्दों में, उन्हीं को मार्शल ने अर्थशास्त्र का पार्ट मान लिया। तो समझ में आ रहा है कि गैर आर्थिक की जो कल्पना थी उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। तो ये जो है कि दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा चीज़, आर्थिक मानव की जो कल्पना थी वो भ्रामक थी। भ्रामक का मतलब भ्रम उत्पन्न करता है कि कौन आर्थिक मानव है, कौन गैर आर्थिक मानव है, जबकि सभी मानव हैं। किसी का धन से ज़्यादा लेना देना है, किसी का थोड़ा कम है। जो साधु संत प्रकृति के गोद में रहते हैं, शायद उनको उतना ज़रूरी नहीं पड़ता होगा, ये बात ठीक है, लेकिन एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ना है, ये गलत है। तो मतलब एक भ्रम उत्पन्न करता है कि उसका एक सही टाइमलाइन
गाइडलाइन, एक दिशा और एक मतलब लकीर नहीं है कि हे पर से है मानव आर्थिक है, हे पर से गैर आर्थिक, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो है गैर आर्थिक और आर्थिक मानव के बीच का जो कॉन्सेप्ट है ये भ्रामक है। इस चीज़ को किसने बताया? मार्शल महोदय ने बताया। मतलब ये जो पॉइंट्स इन्होंने दिए, इस पॉइंट्स की वजह से एडम स्मिथ की परिभाषा की क्या हुई? आलोचना हुई। उसमें कमियां, उसमें त्रुटियां जो थी उन्होंने निकाला। उसके अलावा संपत्ति का जो संकुचित अर्थ का जो प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा, उस संकुचित अर्थ को भी, यानी संपत्ति का या धन का जो संकुचित प्रयोग किया गया, संकुचित का मतलब थोड़े शब्दों में या कम शब्दों में, या मतलब उसका साधारण अर्थ के रूप में जो प्रयोग किया गया है ये एडम स्मिथ के द्वारा, उसकी आलोचना उन्होंने की कि धन संपत्ति का केवल रुपया पैसा संसाधन से रिलेशन नहीं है, बल्कि यह मानव कल्याण से इसको व्यापक रूप से देखा जाए। ठीक है, तो इस तरह एडम स्मिथ की इन्होंने काफ़ी आलोचना की, और आलोचना के उपरांत उन्होंने उन सभी कमियों को दूर करते हुए उन्होंने अपना मतलब क्या दिया, परिभाषा दिया मार्शल महोदय ने कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान नहीं है, वरन ये मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। उनकी परिभाषा समझिए ध्यान से कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। मानव कल्याण के लिए, मनुष्यों के हित के भलाई के लिए भी अर्थशास्त्र काम करता है, इसलिए मानव कल्याण का विज्ञान अर्थशास्त्र को हम मानते हैं। धन का भी विज्ञान है और साथ ही साथ मानव कल्याण का भी विज्ञान है। मतलब आप समझिए एडम स्मिथ के परिभाषा में जो केवल धन का वर्णन था, मानव कल्याण का वर्णन नहीं था, तो मार्शल महोदय ने उस त्रुटियों को दूर करके दूसरे स्टेप में जाके अर्थशास्त्र के विषय को थोड़ा व्यापक बना दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया। ये धन तक मतलब सीमित था, मार्शल महोदय ने इसे मानव कल्याण से जोड़कर परिभाषा दे दी। मतलब इन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया नजरिया, एक नया स्टेप, एक नया दृष्टिकोण दिया। कहने का मतलब एडम स्मिथ के बाद मार्शल की परिभाषा निश्चित तौर से लोकप्रिय और जानदार, शानदार मानी जाती है, इसमें नो डाउट। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। ऐसा नहीं कि मार्शल की परिभाषा आ गई तो उसके बाद कोई परिभाषा नहीं, इसमें कोई कमियां नहीं थी, नहीं। रॉबिन्स महोदय ने भी मार्शल की परिभाषा में कुछ त्रुटि निकाली थी। क्या कमियां थी, आइए हम लोग जानते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, इसको मिटा देते हैं, फिर रॉबिन्स की परिभाषा का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। हम यहाँ समझेंगे ये कि और जैसे एडम स्मिथ के बात क्या क्या चीज़ बताया गया था और किन किन आलोचना की थी, किन किन बिंदुओं के आधार पर, उसी तरह मार्शल के अर्थशास्त्र में किन किन बातों को लिया गया था और रॉबिन्स महोदय ने उनके किन किन पॉइंट्स की आलोचना करके एक नया परिभाषा दी है, ये हम लोग जानेंगे। इसको मिटा देते हैं ताकि नया टॉपिक लिखने में सहूलियत रहेगी। हम वीडियो पॉज कर देते हैं, फिर आप लोग देखेंगे। ओके, बहुत अच्छा अगर लग रहा है वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग जानते हैं मार्शल की परिभाषा के क्या प्रमुख तथ्य थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पुस्तक लिखा गया है किनके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। उस पुस्तक में उन्होंने यह बताया था कि अर्थशास्त्र का अध्ययन केवल धन से संबंधित नहीं बल्कि मानव कल्याण से भी संबंधित है, और इस वजह से एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना हुई, अभी आप लोगों ने देखा। अब अल्फ्रेड मार्शल ने इस पुस्तक लिखने के बाद इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा की जो प्रमुख तथ्य दिए वो ये है। उन्होंने अपनी परिभाषा में धन की अपेक्षा मनुष्यों का अध्ययन ज़्यादा किया, यानी धन को गौण माना, मानव कल्याण को महान माना, क्योंकि धन का उपयोग किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धन के लिए उपयोगी है। नहीं, मतलब धन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य धन के लिए नहीं बना है। मतलब इनका कहने का सेंस ये है कि धन को गौण माना है, मानव कल्याण को मेन माना है। धन हम क्यों कमाते हैं? ताकि हमें सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा, कल्याण की प्राप्ति हो, ठीक है, खुशी की प्राप्ति हो। तो इस तरह उन्होंने जोड़ के देखा है कि धन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन धन के साथ साथ हमें मानव कल्याण को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि धन का उपयोग हम अपनी कल्याण और सुख शांति के लिए ही करते हैं। इसलिए धन की अपेक्षा मनुष्य का अध्ययन और मानव कल्याण का अध्ययन उन्होंने मार्शल ने विशेष रूप से किया है।
चलिए अगला टॉपिक है कि उन्होंने अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा में दैनिक जीवन पर विशेष ध्यान दिया है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, कहीं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों यानी बहुत सारे कार्यों को हम लोग करते हैं, उसमें थोड़े किसी में कम या किसी में ज़्यादा रुपए पैसे धन दौलत तो लगता ही लगता है, लेकिन उन सारे चीज़ों के केंद्र में क्या होता है? मानव कल्याण होता है। उसके केंद्र में हमारी सुख शांति समृद्धि होती है। मतलब हमारे दैनिक जीवन का भी मार्शल की परिभाषा में उल्लेख मिलता है। उसके अलावा उन्होंने ये जो एडम स्मिथ के जो दिए गए परिभाषा था कि मानव एक आर्थिक होता है और एक अनार्थिक मतलब गैर आर्थिक, उनको आर्थिक और गैर आर्थिक को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि नहीं, सारे लोग चाहे वो आर्थिक हो, अनार्थिक हो, रोजगार में हो, बेरोजगार में हो, समाज में रहते हो या समाज से कट करके जंगलों में रहते हो, सारे लोगों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आत्म कल्याण होता है, मतलब मानव कल्याण होता है। तो उसको सर्वोपरि रखा गया है और इस वजह से आर्थिक और गैर आर्थिक मानव का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। तो उनके परिभाषा का प्रमुख बिंदु ये है। लेकिन मार्शल की परिभाषा बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इस परिभाषा में भी कुछ विद्वानों को क्या नज़र आते हैं? कमियां नज़र आती हैं। आइए हम लोग जानते हैं वो कौन कौन सी कमी है जो मार्शल की परिभाषा को फाइंड आउट करता है। तो रॉबिन्स महोदय जो थे, उन्होंने रॉबिन्स महोदय ने अल्फ्रेड मार्शल के दिए गए परिभाषा की क्या की? कटु आलोचना किया। उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र मतलब वो मानव कल्याण धन से थोड़ा सा बढ़ा करके मानव कल्याण तक आपने किया, लेकिन मानव कल्याण से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा एडम स्मिथ के क्षेत्र को आपने बढ़ाया, लेकिन उतना व्यापक नहीं बढ़ाया जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है। तो मार्शल की परिभाषा में रॉबिन्स महोदय को उनका क्षेत्र संकुचित लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो कल्याण की परिभाषा दी है, जिस तरह धन की परिभाषा के आधार पर आर्थिक गैर आर्थिक का वर्गीकरण एडम स्मिथ ने किया, ठीक उसी तरह मानव कल्याण का आधार बना करके मार्शल महोदय ने भौतिक और अभौतिक का कॉन्सेप्ट दिया। इसकी वजह से रॉबिन्स महोदय का कहना है कि भौतिक और अभौतिक चीज़ों से ही मतलब अर्थशास्त्र का संबंध है, ऐसी बातें नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं परोपकार के लिए, चाहे कुछ ऐसी सेवाएं होती है, वस्तुओं के जगह पर सेवाएं जो अभौतिक होती है, जो अदृश्य होती है, अमूर्त वस्तुएं होती है, फिर भी उससे हमें क्या है, उसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। निश्चित भौतिक और अभौतिक का जो वर्गीकरण है ये अच्छा नहीं उन्हें लगा है। मतलब इस पर उन्होंने रॉबिन्स महोदय ने नोटिस किया है। दूसरा चीज़ उन्होंने किया है कि क्रियाओं का जो आर्थिक और गैर आर्थिक वर्गीकरण किया है उसको भी ख़त्म इन्होंने कर दिया है। रॉबिन्स महोदय ने आर्थिक और गैर आर्थिक का जो कॉन्सेप्ट मार्शल के द्वारा दिया गया था या बताया गया था उसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मार्शल के अनुसार आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाओं का मतलब साधनों से था, जबकि रॉबिन्स महोदय के परिभाषा में साधन और मानव कल्याण की जगह पर उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। उन्होंने कुछ विशेष रूप से बताया, इसलिए उनकी परिभाषा में क्रियाओं का आर्थिक और गैर आर्थिक वर्गीकरण सही जान नहीं पड़ता है, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की। अब आइए देखिए, मार्शल महोदय ने मानव कल्याण शब्द का अपनी परिभाषा में उपयोग करके उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल साइंस और ह्यूमन मतलब सोशल साइंस का मतलब समाज विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें को मतलब तरजीह दी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मानव कल्याण का संबंध समाज में रहने से, कल्याण से, इससे रिलेटेड है, लेकिन रॉबिन्स महोदय ने कहा कि नहीं, मार्शल की परिभाषा जो मानव कल्याण की जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल आर्थिक समाज में रहने वाले भौतिक लोग और आर्थिक लोगों से संबंधित है, जबकि अर्थशास्त्र मतलब मार्शल महोदय ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा है, लेकिन रॉबिन्स महोदय ने कहा कि यह सामाजिक विज्ञान नहीं है, ये मानव विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान मतलब समाज से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित नहीं है। किसने कहा? मार्शल ने। लेकिन रॉबिन्स महोदय ने कहा कि नहीं, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ ये मानव विज्ञान है, ह्यूमन साइंस है, ये सोशल साइंस के साथ साथ ह्यूमन साइंस है। ह्यूमन साइंस कैसे है कि जो समाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, सामाजिक लोग कहे जाते हैं, लेकिन जो समाज से बाहर रहते हैं, कट छट कर जंगलों में तपस्वी, महात्मा, ऋषि, ये सारे लोग रहते हैं, क्या उनको कल्याण से संबंधित नहीं? उन्हें धन रुपये पैसे या खान पान या भोजन वस्त्र की जरूरत नहीं होती है, तो फिर वो तो एक व्यक्ति से भी रिलेटेड हो गया, समाज से ना होकर, इसलिए उसे ह्यूमन साइंस उन्होंने कहा। आगे देखिए, कल्याण, रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा की सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा जो बात क्या बताया कि कल्याण सदा नहीं होती।
कोई भी चीज़ें जिससे मानव कल्याण हो रहा है, ठीक है, आप उसे कल्याण के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वही वस्तु दूसरे के लिए अकल्याण का कारण भी बन जाता है। जैसे मान लेते हैं शराब का अध्ययन हम लोग करते हैं, शराब का उत्पादन करना, ये अर्थशास्त्र में शराब का उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है। उसे बेचना, व्यापार करना, पैसा कमाना, सरकार को टैक्स देना, कर देना, ये सारी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या शराब पीने से मानव का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, उस घर परिवार का कल्याण होगा? कदापि नहीं होगा। अफीम, चरस, गांजा, भांग, दारू, शराब, ताड़ी, ये सब पीने से क्या है, कहीं ना कहीं मनुष्य के आचरण में कमी आती है, कहीं ना कहीं उसके सोच, तौर तरीके, रहन सहन, जीवन स्तर में बहुत कमियां देखने को मिलती है। तो ये सारी आर्थिक चीज़ें तो है, लेकिन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मानव कल्याण और साथ मानव का कल्याण का अर्थ मतलब विज्ञान है, ये मार्शल महोदय ने कहा। लेकिन रॉबिन्स महोदय ने कहा ठीक है, मान लिए मानव कल्याण का, लेकिन आप हमको ये बताइए कि शराब का उत्पादन वगैरह करना ये आर्थिक क्रिया है, क्या इससे मानव कल्याण होगा? नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर मार्शल महोदय की कमियां नज़र आ रही है ना। यही कमी को फाइंड आउट करते हुए मार्शल महोदय की परिभाषा की उन्होंने आलोचना की। किसने? रॉबिन्स महोदय के। तो आपने देखा एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना मार्शल ने किया, मार्शल की आलोचना जो है रॉबिन्स महोदय ने किया। रॉबिन्सन महोदय ने क्या कहा? अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र का, चयन का तर्कशास्त्र, चयन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चुनने, बीनने, पसंद करने का हमें जो है कि गुण देता है, या किसी चीज़ को चयन करने का हमारे अंदर वो कैपेसिटी उत्पन्न करता है। एक विद्या है, एक शाखा है, इकाई है, मतलब एक प्रकार की विज्ञान है। तर्कशास्त्र का मतलब किसी भी चीज़ को जानने का एक शास्त्र है, विद्या है। तो रॉबिन्स महोदय ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा। जैसे अब चयन का तर्कशास्त्र क्यों कहा? इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे जेब में 100 रुपये, हम 100 रुपये से हम फिल्म भी देख सकते हैं और भरपेट भोजन भी कर सकते हैं, और 100 रुपये से हमारे पास अधिक नहीं, उन 100 रुपये में दोनों क्रियाओं में कोई एक होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर चयन का तर्कशास्त्र अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि हमें भूख अधिक लगी हुई है, भोजन करना जरूरी है, तो हम फिल्म देखना छोड़ देंगे। यदि बाद में देखेंगे टाल कर, हम पहले भोजन कर लेंगे। इसलिए हमने क्या किया? चयन का तर्कशास्त्र के हिसाब से हमने भोजन को रेफर किया, ज़्यादा प्राथमिकता भोजन को दिया। अगर हमारा पेट भरा हुआ है, बाद में हमें खाना मिल जाएगा, और ये 100 रुपये हम खाना पर न खर्च करें तो हमें भोजन की आवश्यकता उतनी महसूस ना हो, तो इस रुपये का हम फिल्म देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किस स्थिति में फिल्म देखना रेफर किया और किस स्थिति में हमने भोजन करना, ये ही चयन का तर्कशास्त्र। सिचुएशन के हिसाब से हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो ये अर्थशास्त्र हमें ये गुण, हमें ये क्लेवर उत्पन्न करता है, हमारे अंदर वो टैलेंट उत्पन्न करता है कि हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो मतलब स्थिति होती है, उस स्थिति में हम किस तरह के वस्तुओं का, किस तरह के डिसीजन लेने का क्षमता उत्पन्न करते हैं, इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे एक और दो उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं आपको जो है पढ़ाई भी करना है और कुछ और भी काम करना है, तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम करेंगे, कम महत्वपूर्ण को बाद में करेंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमने चयन के आधार पर किसी चीज़ का डिसीजन लिया, इसी का अध्ययन क्या करता है? अर्थशास्त्र करता है, क्योंकि चयन करना बेहद ज़रूरी है। चयन यहाँ करना, पसंद करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र में चयन बहुत प्रमुख मैंने शब्द के रूप में जाना गया। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में संसाधन क्या होते हैं? बहुत अधिक नहीं होते हैं, बहुत कम संसाधन होते हैं। और शास्त्र में जो है कि संसाधन बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर, हमारी ख्वाहिश, हमारी चाहत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी अनलिमिटेड डिजायर को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करना है, तो उस स्थिति में चयन तो करना पड़ेगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण को पहले करना होगा, कम महत्वपूर्ण को बाद में करना होगा, तो यहाँ पर चयन करना पड़ा। तो यही रॉबिन्स महोदय ने कहा कि अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कम संसाधनों से कैसे हो, इसके लिए चयन सर्वोपरि है। अर्थात अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है, इसी का मैनेजमेंट प्रबंधन करना सिखाता है कि चयन तर्कशास्त्र चयन किस तरह करें। तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा? रॉबिन्स महोदय ने कहा। और सैमुअलसन और फर्गुसन नाम के दो विद्वान थे जो कहीं ना कहीं रॉबिन्स के परिभाषा का समर्थन करते हैं, लेकिन हूबहू नहीं, उन्होंने उसमें कुछ संशोधन करके एक नए ढंग से परिभाषा दी।
हम लोग अगले क्लास में सैमुअल्सन की परिभाषा, प्रोफेसर फर्गूसन की परिभाषा जानेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान थे जैसे बोल्डिंग, हिक्स, जेके मेहता और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा एक नए एंगल से दी थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसकी प्रकृति जानेंगे, अर्थशास्त्र कला के रूप में है, विज्ञान के रूप में। उसके बाद में अगले धीरे धीरे एक एक टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग छोटे बड़े विषयों को समेटते चलेंगे। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद छात्रों।